मैं बस बुक खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, गिव मी अ सेकंड। 390 क्या था? अच्छा। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि लीगल प्रोटेक्शन पे भी आते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस पे भी आते हैं एजेंसी। सो बेसिकली मुझे बताएं आप लोग कि जब आप लोग नया क्लाइंट क्लाइंट साइन इन करते हैं तो लीगली अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और आपका क्या प्रोसेस होता है? अम, नुमान, आप लोग क्या करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। Right. मतलब भाई एज सच कोई प्रोसेस डिफाइंड नहीं है सो फॉर। नॉर्मली हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट्स द कॉल प्रपोजल। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सो प्रपोजल वही होता है। इसके अलावा और कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हम साइन नहीं करते किसी क्लाइंट से। ठीक है। हसीब। अ, मेरा भी हामिद भाई कोई इस तरह का खास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना ही कोई लीगलाइजेशन है भी कोई भी इस तरह का क्लाइंट भी नहीं है जिसके साथ इस तरह लीगलाइज्ड किया हो कोई भी काम। एनडीए वैसे होता है, वो क्लाइंट ही भेज देता है, तो उसको बस साइन कर देते हैं। अच्छा, तो मैंने आपको कहा था कि एक तो एक्चुअली जब आप बेसिकली अपवर्क पे जा रहे होते हैं तो वो काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, अनलेस कि अपवर्क के अंदर भी आप अलग से एग्रीमेंट आप ई साइन कर लें, उसको बाहर ले जाएं। तो सबसे पहले हमने दो काम करने होते हैं। एक, जब आप मिडल के अंदर होते हैं, व्हेन यू आर इन द मिडल, इसको मैं नोट्स खोल लेता हूँ। और मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको? जी आ रही है। अच्छा, बीइंग एन एजेंसी ओनर, आप लोग जो हैं वो, बड़ा क्यों नहीं हो रहा? बीइंग एन एजेंसी ओनर, आप लोग होते हैं सेंटर के अंदर ना? ठीक है। अब आपके इस साइड पे होते हैं रिसोर्सेस, ठीक है, या वेंडर्स, ठीक है, और आपके इस साइड पे होते हैं क्लाइंट। ठीक है, ऐसे चल रहा होता है बेसिकली। सो
क्लाइंट क्लाइंट बेसिकली आपको काम दे रहा होता है, और एजेंसी ओनर मिडल के अंदर होता है, और आपके जो रिसोर्सेस हैं या आपके एम्प्लॉयज़ लिख दें या वेंडर्स लिख दें या फ्रीलांसर्स लिख दें, ठीक है। इनसे आप काम करवा रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपनी एजेंसी स्केलेबिलिटी में जाते हैं तो व्हाट इफ़ के एक क्लाइंट के साथ आपने एक फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ठीक है, या वेबसाइट डिज़ाइन का, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। अब वो उसने कहा कि यार मुझे एक मार्केट प्लेस चाहिए जिसमें मैं फॉर एग्जांपल बाय एंड सेल करूं, ठीक है। इसने कहा मुझे एक वेबसाइट चाहिए टू सेल एजेंसी सर्विसेज, ठीक है। और इधर आपने कहा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग चाहिए टू प्रमोट माय ब्रांड, ठीक है। सो इस केस के अंदर हाउ वुड यू डिटरमिन कि बेसिकली जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है, वो एक मार्केट प्लेस जो था, उस मार्केट प्लेस के अंदर मार्केट प्लेस से अमेजोन भी है, ठीक है, मार्केट प्लेस एट सी भी है, ठीक है, और मार्केट प्लेस का एक थीम भी मिल जाते हैं आपको, ठीक है। सो हाउ वुड यू डिफाइन के ये वाले मॉड्यूल्स मेरे तय हैं, ठीक है। मतलब एक सिंपल मार्केट प्लेस भी हो सकता है, कम्प्लेक्स मार्केट प्लेस भी हो सकता है। एक कस्टमर आया, उसने कहा मुझे एक मार्केट प्लेस बना के दो, वो आपको 5 साल रगड़ता रहता है इस बात पे कि तुमने मुझे कहा था मार्केट प्लेस बनाना है, ठीक है, और मेरी तो भाई मार्केट प्लेस की रिक्वायरमेंट्स खत्म ही नहीं हुई, ठीक है। सिमिलरली एक तुमने कहा था मुझे एक एजेंसी की वेबसाइट बनानी है, तो उस आपने सोचा था कि मैं उसको 6-7 पेजेस बना दूंगा, लेकिन वो थ्राइव जैसी वेबसाइट बनाने लग गया, ठीक है। उसका फंक्शनैलिटी क्लियर नहीं थी, उसके साइट मैप क्लियर नहीं था। आपने कहा है कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आके कहता है कि मेरा टिकटॉक भी चला दो, मेरा एसईओ भी चला दो, मेरा $20,000 का बजट भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ तो आपने अपने क्लाइंट के एंड पे सेव करना होता है अपने आप को, ठीक है, कि आप पे केस ना हो जाए, और जो आपने क्लाइंट से एग्री किया है वो वही चीज़ें आप लोग डिलीवर कर रहे हो। और एट द सेम टाइम जो आप रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे होते हैं, उसके कॉमन इश्यूज क्या हो सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करते हुए, आप मुझे ज़रा नेम करें, हसीब या नुमान में से कोई भी। कॉमन इश्यूज क्या हो सकते हैं इन चीज़ों को डिलीवर करते हुए? रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो जाती होती हैं, क्या होता है? रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी जाती हैं। हाँ, ये एक तो यहाँ पे आ गया ना, ये तो चलो मैं ये क्लाइंट साइड लिख लेता हूँ। सो एक इशू आ जाता है कि रिक्वायरमेंट्स का, जी, और लाइक चेंज इन रिक्वायरमेंट्स, चेंज और रिक्वायरमेंट्स हो गया। क्लाइंट को खुद भी आइडिया नहीं होता कि एक्चुअल प्रोडक्ट क्या बननी है एंड टर्म्स पे। हाँ, और और रिसोर्स एंड पे क्या होगा? रिसोर्सेज एंड पे क्या मतलब, क्या इश्यूज फेस हो सकते हैं प्रोडक्ट डिलीवर करते हुए। अब जो बनवानी है ना, ये तो आपके क्लाइंट साइड के इश्यूज आ गए ना, जी, तो रिसोर्स साइड पे क्या इश्यूज आ सकते हैं? रिसोर्स एक तो हो सकता है कि ज़्यादा मतलब बीच में ऑन एंड ऑफ छुट्टियां करने लग जाए, ऑफ से हो गया। ऑफ से हो जाते हैं। फिर उसके बाद दंड की मतलब रिक्वायरमेंट्स को सही तरह समझना ना, जो रिक्वायरमेंट्स और जो टास्क दिए हैं उसको डिलीवरी, उसकी ऑनरशिप ना ले सकना। ओनरशिप, हम्म, फेलियर इन डिलीवरिंग हो गया। जी, ठीक है, यहाँ पे अगर मेरा क्वेश्चन ये है क्लाइंट साइड पे एक और, वो ये कि अम, आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, क्लाइंट कहता है हाँ चलो ठीक है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, वो पेमेंट नहीं कर रहा आपको, ठीक है, जी, या पेमेंट डिले कर रहा है, सो पेमेंट के इश्यूज आ जाते हैं। पेमेंट्स के इश्यूज हैं।
या इसको हम टर्म्स भी कह सकते हैं। ठीक है। जी। और इस एंड पे क्या इश्यूज आते हैं आपको? एक और क्लाइंट साइड पे इश्यूज आ जाते हैं कि कई दफ़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, लाइक 20-30% प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है और हाफ पेमेंट की एडवांस 50%, उसके बाद क्लाइंट गायब। हाँ। तो एक ये भी इशू हाँ, फेस हुआ है हमें। ये हो गया ना, नॉट पेड में आ गया। हाँ, तो ये सही। बैड डेट कह रहे हैं आप बस। जी। बैड। और और सी सी रिसोर्सेज एंड पे क्या इशू आता है? और सी चला गया। अच्छा, तो रिसोर्सेज एंड पे आप बताएं नुमान, और क्या इश्यूज आ सकते हैं? लैक ऑफ सीरियसनेस। कई दफ़ा डेडलाइन स्ट्रिक्ट हो तो फिर भी लैक ऑफ सीरियसनेस हो सकती है। अभी भी आपने मुझे ज़्यादा सीवियर चीज़ें नहीं बताई। रिसोर्सेज एंड के ऊपर। जी। हाँ उमेर, आप बताओ। आपकी डिपेंडेबिलिटी की इशू है। डिपेंडेबिलिटी। बड़ा मेजर इशू है। उसके बाद डिसिप्लिन। उसके बाद आपके एक आपका रिसोर्स आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे यूज करते हो तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है अगर हमारा सिस्टम ठीक है। हाँ, लैक। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल साइड पे उसकी एफिशिएंसी हो गया। एफिशिएंसी क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी जो है वो और हमारे अगर सिस्टम और एसओपी ठीक नहीं है, वी डू नॉट हैव स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जैसे फ्रंट एंड का डिपार्टमेंट रहता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स नहीं है, तो उसके अंदर आपके लिए इसका क्या हमारी टीम लीड अगर नहीं है, जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पता जिसके नीचे काम करना। मैं भी रिसोर्सेज एंड की बात कर रहा हूँ। एक रिसोर्स क्या फकअप कर सकता है प्रोजेक्ट डिलीवर करते हुए? पर आपके कोड ब्रीच कर सकता है, आपका कोड जो है वो bypass कर सकता है। सो ब्रीच, कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ, ब्रीच ऑफ डेटा, ये सुनना चाह रहा हूँ मैं। और एक तो डेटा आता है आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी के सारे issue। कॉन्फिडेंशियलिटी। और वो अपने कॉन्फिडेंशियलिटी में आ जाएगा, मतलब ही कैन हैव इट इन हिज ओन प्रोफाइल जो कि ऐड हो सकता है, जो कभी प्रोफाइल में भी ऐड कर सकते हैं, जो भी काम कर रहा है एज हिज ओन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू। आईपी। ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज के पास सबसे ज़रूरी किसी ने भी नहीं बताया। हाँ, एक इशू और भी हमें फेस हुआ था, वो ये था कि हमने डेवलपर को ना डायरेक्ट किया था क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट आफ्टर लेके सर, भाग जी क्लाइंट लेके वो गए। भाग ये गया मुझे, था। ये मैं सुनना चाह रहा था आप लोगों से। जी वो हमारा क्लाइंट जो है ना वो लेके भाग गया था। क्लाइंट था सबसे, ये मैं सुनना चाह रहा था। सिवियर आप नहीं बोल रहे, बस जी। सेंसिटिव है, आपको सुनना चाह रहा था। क्लाइंट चोरी। नहीं जी, क्लाइंट हमारा जो है ना वो जाता रहा और है। ये एम्प्लॉई था जी ये यहाँ। एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय लेके जाता रहा। अच्छा, और क्या होगा सोचें? मेरे ख्याल में से ये हमारा जो ओनरशिप है और ये लैक ऑफ सीरियसनेस है, ये भी क्वाइट सीवियर इश्यूज नहीं है। अगर ओनरशिप एक प्रोजेक्ट की नहीं होती तो आई थिंक सो दैट कांट बी डिलीवर्ड विद इन प्री डिफाइंड डेडलाइन। ठीक है। हासिम, तुम्हारे ध्यान में और क्या होता है? राइट कह रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा इस साइड पे। ये भी थोड़े से आपने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। एक्चुअली में ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, जामे कॉन्ट्रैक्ट, जिससे आप अपने आप को लीगली सेव करते हैं while you're working with a client, कि क्लाइंट आपसे फकअप ना करे। while you're working with either employees, when I say employees तो इसको मैं फुल टाइम कह रहा हूँ। ठीक है। या वेंडर्स, जो कि एजेंसी हो सकती है। ठीक है। या फ्रीलांसर्स जिनको आपने कॉन्ट्रेक्चुअल हायर किया हुआ है। ठीक है। सो आपने अपने आप को सेव करना है कि क्लाइंट आपको
अच्छे तरीके से काम दे के पे करे, और जो आपके रिसोर्सेस हैं ये वाले, ये आपको ईमानदारी से इन टाइम डिलीवर करें, ताकि आप इसका एग्रीमेंट मीट कर सके। गलती क्या होती है कि हम यहाँ पे एग्रीमेंट कर लेते हैं, यहाँ नहीं करते, या यहाँ कर लेते हैं, या यहाँ यहाँ पे नहीं करते, या दोनों साइड पे नहीं करते। ठीक है। हावेवर सबसे ज़रूरी है कि आप लोग दोनों साइड पे एग्रीमेंट करें, और मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इवन आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल लीगल विजिबिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट्स के बगैर नहीं हो सकती। अगर आपने एक सेव करना है अपने आप को एक फकअप से, फॉर एग्जांपल आप मैंने एक दफ़ा एक फ्रीलांसर को हायर किया एक असाइनमेंट के लिए, आई कैन नेम दैट। तो उसने 3 महीने लगा के मेरे से कोई 2.5-3 लाख रुपए लिए दो। ठीक है, वो बेसिकली 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। उसने मेरे से 2.5 लाख रुपए लिए 3 महीने लगा के। उसने मुझे एक फ़ाइल दी जो कि किसी की डुप्लीकेटेड फ़ाइल थी। ठीक है। सो सो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा और उसकी टर्म्स के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी होंगी, जिसके अंदर वो चीज़ें डिफाइन है, तो आप उसको सू कर सकते हैं। ठीक है। और एटलीस्ट उसको ये डर होगा कि आप उसको सू कर सकते हैं। सिमिलरली क्लाइंट को भी ये डर होना चाहिए कि मैंने एक चीज़ साइन की है, तो मुझे अब इन टाइम पेमेंट करनी है, अदरवाइज आई कैन बी सूड। एट द सेम टाइम क्लाइंट शुड बी लीगली प्रोटेक्टेड एज वेल, दैट यू कैन ऑल्सो बी सूड अगर आप उसको डिलीवर नहीं करते। ठीक है। सो a lot of questions about के एम्प्लॉय भाग जाए, एम्प्लॉय डिलीवर ना करे, क्लाइंट भाग जाए, क्लाइंट पे ना करे, क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दे। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी दो चीज़ों से कवर होती हैं। ठीक है। वन, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट, एंड वन, रिसोर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब वो जो रिसोर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो अगेन फ्रीलांसर के साथ भी हो सकता है, वो एजेंसीज के साथ भी हो सकता है। ठीक है। वो एम्प्लॉयज़ फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के साथ भी हो सकता है। ठीक है। सो दीज टू contracts must be in place for every human you are interacting to within your organization. ठीक है। सो आई एम being very clear on this word कि every human that you are interacting to in your agency life should be in a contract। ठीक है। इनफैक्ट ऐसे भी होता है कि अगर कोई हमारा एम्प्लॉई, पुराना एम्प्लॉई हमारे ऑफिस में आ जाए तो हम उसको बैठने नहीं देते अक्सर, क्योंकि उसका जो एनडीए है वो ख़त्म हो चुका होता है एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने के साथ। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई बंदा बाहर से आया है और वो हमारे ऑफिस में बैठने की कोशिश करे तो हम उसको नहीं बैठने देते, क्योंकि हमारे ऑफिस में कॉन्फिडेंशियलिटी का डेटा होता है। ठीक है। क्योंकि उसने साइन नहीं किया हुआ, उसका आईडी कार्ड मेरे पास नहीं है, या मैंने उसे साइन नहीं किया हुआ जिससे मैं उसे सू कर सकूं, इसलिए उसको एंटर होने की इजाज़त भी नहीं। ठीक है। रिसोर्स के साथ बैठना तो बिल्कुल ही नो क्वेश्चन ऑन दैट कि कोई बाहर से आके मेरे रिसोर्स के साथ बैठ जाए या उसका डेटा देखने की कोशिश करे। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से इधर जाते हैं। तो एक वो वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर्स का था, मैं इसके सैंपल्स भी आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जो वेंडर कॉन्ट्रैक्ट है या एजेंसीज के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसमें स्कोप ऑफ वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि अगर मार्केट प्लेस है, तो मार्केट प्लेस तो फेसबुक भी है, मार्केट प्लेस तो अमेजोन भी है, और मार्केट प्लेस दराज भी है, और मार्केट प्लेस $100 का एक थीम भी मिलता है आपको, थीम फॉरेस्ट से, वो भी है। ठीक है। सो किस एक्सटेंट का मार्केट प्लेस है वो आप उसको डिफाइन करेंगे, ताकि आप जो भी कोई एक्स्ट्रा काम करता है वो चेन रिक्वेस्ट उसको डालें, सीआर उसको डालें। चेन रिक्वेस्ट है कि फॉर एग्जांपल आपने 100 घंटे का काम, मैंने आपको कहा था हर चीज़ को आवर्स पे ब्रेक किया करें। 100 घंटे का काम डिफाइन हुआ है, आपने उसको कहा कि मैं आपको एक मार्केट प्लेस की थीम सेटअप करके दूंगा, थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करूंगा, इसके मैं आपको 100 आवर्स चार्ज करूंगा, आपका जो कॉस्ट है वो लेट्स से $3500 है। अब अगर आके कहता है कि यार मुझे जो है ना एक पूरा ऑटोमेटेड बिलिंग का मॉड्यूल चाहिए, ठीक है, अब वो मार्केट प्लेस टीम के अंदर तो है नहीं, तो आप उसको कहेंगे ये चेंज रिक्वेस्ट है जिसके मैं आपको लेट्स से 40 घंटे मजीद चार्ज करूंगा टू सेटअप स्ट्राइप या क्विक बुक्स, जिसमें मैं आपकी ऑटोमेटेड बिलिंग चार्ज जो का मॉड्यूल बनाऊंगा। ठीक है। पेमेंट टर्म्स एग्जैक्टली हम लिखेंगे
जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपने काम कंप्लीट भी कर दिया, उसने कहा ठीक है यार बड़ा अच्छा काम किया है, मैं आपको 4 महीने बाद पैसे पे करूँगा, ठीक है। और समटाइम्स वो डिले कर भी देते हैं। सो पेमेंट टर्म हैव टू बी लाइक वेरी स्पेसिफिक कि आप कितने दिनों के बाद उसे रिसीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इन आवर केस हम ये करते हैं कि आफ्टर द सक्सेसफुल डिलीवरी एंड एक्सेप्टेंस द क्लाइंट मस्ट हैव टू पे अस विद इन 7 डेज, ठीक है। हाँ, और जो हमारे वेंडर्स हैं उनको हमने बताया होता है कि आप पूरे महीने में जितना भी काम करेंगे उसका उसकी जो पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ के 10th तक पे होगी, ठीक है। सो हमारे साथ जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे होते हैं बेसिकली, हम उसको ये कहते हैं कि आपको रन टाइम पे ड्यूरिंग द मंथ जो है वो पेमेंट्स नहीं मिलेंगी। आपको जो पेमेंट्स मिल रही होंगी वो महीने के स्टार्ट, अगले महीने के स्टार्ट में मिलेंगी जो आपने काम किया है पिछले महीने में, ठीक है। तो क्लाइंट को आपने कहा कि पेमेंट के काम खत्म होने के 7 दिन के अंदर आप पेमेंट करेंगे। और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको आपने कहा कि आप पूरा महीना काम करेंगे, उससे अगले महीने की 10 तारीख तक आपको पैसे मिलेंगे। और ऐसे क्यों करना है कि लेट्स से क्लाइंट आपको पूरे महीने पे कर रहा है, तो आप हर हर पेमेंट को तो विड्रॉ नहीं मार सकते क्योंकि उसका चार्जिंग होती है, उसकी ट्रांजैक्शन फ़ी होती है। सो मोस्ट प्रोबेबली मैनी एजेंसीज में यही हो रहा होता है कि आप महीने के एंड पे या महीने के स्टार्ट में एक ही विड्रॉल डालते हैं और आपको जितनी भी पेमेंट्स रिसीव हुई होती हैं उसका एक विड्रॉल डालते हैं। और नेक्स्ट मंथ जब वो आपके पैसे पाकिस्तानी अकाउंट में आते हैं तो वहाँ से आप सैलरीज को पे करते हैं। इसलिए जो आपके लिए पॉसिबिलिटी है पे करने की, आप ओवर कमिट नहीं करेंगे अपने वेंडर के साथ। और इस चीज़ से बचने के लिए कि वेंडर आपका जो है आपको तंग करे कि यार मैंने तो भाई 29 तारीख को काम किया, मुझे 29 की रात तक पैसे ट्रांसफ़र होने चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले ही आप एग्रीमेंट जो है ना अपना साइन कर लेंगे, जिसके अंदर उसको बता देंगे कि भाई 29 को काम किया है या आपने 15 तारीख को काम किया, आपको अगले महीने की 10 तारीख से पहले तक पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पेमेंट टर्म्स को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली इसमें और भी सिनेरियोज आ सकते हैं कि क्लाइंट को भी पता है कि मेरी सीआर जो चेन रिक्वेस्ट है वो लेट्स से $40 पर आवर पे या $20 पर आवर पे चार्ज हो रही है। इसी तरह आपके एम्प्लॉई को भी पता है कि मेरे जो सैलरी है वो मुझे इस डेट पे मिल रही है, ठीक है। सो पेमेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स हैव टू बी क्लियर। इवन उनके ओवर टाइम रेट शुड बी क्लियर, उनकी सैलरी शुड बी क्लियर। हम ऐसे करते हैं कि अगर कोई लड़का लेट आया है या वो टाइम से पहले निकल गया है या उसने उसकी टार्डीनेस बहुत ज़्यादा होने लग गई है, तो हम ट्रैकर हर लड़के का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके आवर्स को नोट डाउन करते हैं, महीने के एंड पे उसको बता देते हैं अगर 3 घंटे या 6 घंटे कम थे ये आपके एनुअल कोटा में से हमने डिडक्ट कर लिया, ठीक है। तो हर घंटा मिस होने पे उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है, ठीक है। पेमेंट टर्म्स के अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दोनों, स्कोप ऑफ वर्क और पेमेंट टर्म्स। थोड़ा सा आगे, हाँ। वेंडर्स के लिए मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मेरा एक अपना क्लाइंट है, उसने अपना पेमेंट साइकिल रखा हुआ है एवरी 15th ऑफ मंथ। हम्म। तो और वो मुझे वेबसाइट्स की जो है ना मुझे प्रोजेक्ट्स देता है बार। तो जो भी मेरी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी 15 तारीख से पहले, तो वो इसी बिलिंग साइकिल के अंदर आ जाएगी। अगर मेरी वेबसाइट कंप्लीट हुई है 17 तारीख को, तो वो फॉलोइंग मंथ की 15 तारीख हो जाती है। तो उसने अपने आप को सिक्योर किया हुआ है, क्योंकि अपने क्लाइंट से उसको पैसे मिल जाते हैं, तो उसने एक महीने का पूरा साइकिल रखा हुआ है। जब हम लोग वेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं, या तो आप अपने बिलिंग साइकिल पे चल सकते हैं जैसे हम लोग सैलरीज पे कर रहे हैं। अगर नहीं तो आप भी अपनी एक सर्टेन डेट इसको कर सकते हैं कि इस डेट तक के अंदर जितना काम हुआ वो हम लोग पे करेंगे। इससे फर्दर कोई भी डिलीवरी चली अगर तो आवर्स पे नहीं चल रही, प्रोजेक्ट पे चल रही है, तो आप उसको नेक्स्ट मंथ के अंदर ले जाएंगे। इससे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि अगर आपकी कोई भी रिविजन रह जाती हैं, कोई मसले मसाइल रह जाते हैं, वो आपको सिक्योर हो जाता है, क्योंकि आपने पहले नहीं पे किया होता। दूसरा फायदा ये रह जाता है कि इवन यू आर गेटिंग पेड फ्रॉम योर क्लाइंट एंड यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग फ्रॉम योर पॉकेट अनलेस यू आर बीइंग पेड फ्रॉम योर क्लाइंट। जी। ऑनलाइन अगर कोई लड़का बैठा हुआ है, उसका क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है तो आप वो शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई यूज्ड टू वर्क इन Fortune 500 कंपनीज लाइक टेलेनॉर। तो वहाँ पे ये होता था कि आपके जो सिस्टम्स असाइन होते थे, एक तो वो सिस्टम सारे के सारे रिस्ट्रिक्टेड होते थे। तो जब आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रॉब्ली आपको ये काम करने पड़ेंगे कि आपके सिस्टम के अंदर कोई फाइल
वो डाउनलोड भी नहीं करने देते थे जब तक कि एडमिनिस्ट्रेटर उसको ओके नहीं करता, यानी कि रन इंस्टॉल नहीं कर सकते थे किसी भी एप्लीकेशन को जब तक एडमिनिस्ट्रेटर उसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। सिमिलरली आपका जो डेटा है वो उनका जो सिस्टम होता था उसके पासवर्ड्स हर महीने के बाद चेंज होते थे। उनके जितने भी फाइल्स होती थी वो उनके अपने सर्वर पे पड़ी होती थी। हाँ ठीक है। सो जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करके जाएंगे तो आपके जो आईपीज है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके प्रॉपर्टी है, बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आपके कोड्स हैं, आपका डेटा है, आपके कस्टमर कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है। आपका कोई भी बिजनेस सीक्रेट है, ठीक है, वो उसकी जो कॉपीज हैं उसको आपने एज मच एज पॉसिबल उसको सेव करने की कोशिश करनी। अब इन सम सिनेरियोज डेवलपर्स हो गए, आपके और बंदे हो गए, तो आपके पास 100% कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। इन दो सिनेरियोज आप उनसे ये साइन ज़रूर करवाएंगे ताकि अगर खुदा न खास्ता अगर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद या ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट कुछ करने की कोशिश की उस डेटा से, तो आप उनको सू कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि उन्होंने आपके डेटा को मिस यूटिलाइज करने की कोशिश की है। इसके अंदर आपका एसओपीज आ जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर आपका कोड आ जाएगा, इसमें आपके ब्लूप्रिंट्स आ जाएंगे। एनीथिंग जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल सीक्रेट्स हैं जो कि पब्लिक नहीं है, जो चीज़ पब्लिक नहीं पड़ी हुई, वो सारी की सारी अपनी आईपीज हैं आपके, उसको आप सेव करेंगे जो आपके बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं। साथ में आपका एक्सेस भी आ जाता है ना कि आप किसी किस्म की सोशल मीडिया की एक्सेस नहीं कर सकते वेबसाइट्स को, और आपके बाकी भी सारे फायरवॉल वगैरह। एग्जैक्टली। सो बेसिकली जो तो इसमें ये रह जाता है ना कि जस्ट इन केस अगर आपके लोकल पे भी पड़ा है तो आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू भी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और एग्जैक्टली। सोशल मीडिया की भी एक्सेस नहीं जाती। सो लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वोंट अलाउ सोशल मीडिया। अब हम मार्केटिंग कंपनी हमें अलाउ करना पड़ता है, बट अ लॉट ऑफ कंपनी वोंट अलाउ दैट। स्पेशली द साइट्स, हमारे ऑफिस के अंदर कोई बंदा फाइवर अपवर्क की वेबसाइट नहीं खोल सकता एक्सेप्ट सेल्स टीम। ठीक है। जिसने अगर कोई काम निकालना है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हुआ है। ठीक है। अगर किसी का निकला तो हम उसको राइट अवे रिब ऑफ कर देते हैं उस लड़के को। ठीक है। सो इट्स अ सिन, और इनफैक्ट कि अपनी आईटी टीम को कह के उसकी रेस्ट्रिक्शंस लगाएं और इसको इंक्लूड भी कर दें अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कि आप जो है वो फ्रीलांस साइट्स जो हैं या इधर उधर की साइट्स हैं उस पर काम नहीं करेंगे या उसको उसको नहीं यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट या वर्क आवर्स। ठीक है। क्योंकि वो प्रॉब्ली कर कोडिंग रहे हैं, आपको क्या पता आपकी कोडिंग कर रहे हैं किसी और की कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह के चेक्स जो है ना आपके ज़रूरी हैं, और अपने आप को सेव करने के लिए अपार्ट फ्रॉम द लोकल चेक्स, अपने आप को सेव करने के लिए आप उसे क्लॉज पे साइन ज़रूर करवाएंगे। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपकी ह्यूमनली नहीं चल रही, तो उसको फिर आप एग्रीमेंट के थ्रू अपने आप को सिक्योर करेंगे। ठीक है। एक चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ कि अक्सर हम लोग जो है ना वो लीगली चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेते। तो मैं कहता हूँ कि यार बिजनेस के अंदर ट्रस्ट पे नहीं ये चीज़ चलती। बिजनेस के अंदर सिस्टम पे चीज़ें चलती हैं। ठीक है। तो आपकी आपकी हर चीज़ के लिए सिस्टम होगा। हम टेलीनॉर में होते थे तो वहाँ पे एक एक टीम जो है वो एग्जीक्यूट कर रही होती थी जो कि कस्टमर सपोर्ट कर रही होती थी और प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रही होती थी। उनके ऊपर उनको ट्रेनिंग में करता था, क्यूए में करता था। ठीक है। अच्छा, मेरे क्यूए के ऊपर एक और क्यूए होता था, उसके ऊपर एएम होता था, उसके ऊपर मैनेजर होता था। इतनी हायरार्कीज होती थी कि देयर वाज नो कि यार हाँ यार तुमने काम नहीं सही किया। वो ऐसा नहीं होता था। एवरीथिंग इज रिटन डाउन, एवरीथिंग इज केपीआईज। ठीक है। सो आपने ये कोशिश करनी है कि अपना जो सिस्टम है उसको सिस्टम दर सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप ये ना कहें कि यार आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुम अच्छा काम करोगे। आपका सिस्टम खुद इतना विजिबल होना चाहिए कि उससे क्लियरली खुद पता लग रहा हो कि इसने काम अच्छा किया है कि नहीं किया। ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन डिस्क्लोजर्स। अब इसके बारे में अभी हमने बात की है। सबसे ज़रूरी ये है आपका डेटा कहीं और यूज़ ना हो, आपके क्लाइंट्स कहीं और यूज़ ना हो, आपका डेटा शेयर ना किया जाए। फॉर एग्जांपल आपकी मार्केटिंग कंपनी है तो प्रॉब्ली आपके पास थाउजेंड ऑफ कॉन्टैक्ट्स होंगे। ठीक है। आपके पास
ट्रेड सीक्रेट्स होंगे, आपके पास फनल के डॉक्यूमेंट्स होंगे कि आप फनल्स कैसे बनाते हैं। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है तो हो सकता है आपके पास बने बनाए कोड्स पड़े हों। तो ऐसे ना हो कि ये डेवलपर्स किसी और को बेच दें या जाने के टाइम पे अपने साथ ले जाएं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को सेव करने के लिए आईपी और कॉन्फिडेंशियलिटी और नॉन डिस्क्लोजर के क्लॉजेज आप उनसे साइन करवाएंगे सारे एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है। अपनी लाइबिलिटी को मेंशन कर दें कि वो कम से कम है, और जो वेंडर्स की रिसोर्सेज की लाइबिलिटी को इंक्रीज कर दें। और देयर शुड ऑलवेज बी अ टर्मिनेशन क्लॉज। ठीक है। अब टर्मिनेशन दो किस्म की होती है। एक ये है कि वो काम कर रहा है लेकिन आप कह रहे हो यार मुझे ना समझ नहीं आ रही इसकी, मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, दैट्स फाइन। आप उसको नोटिस दे दें 15 दिन का, 30 दिन का, और से कहें कि यार अब मैं आपके साथ मजीद काम नहीं करना चाहता। ठीक है, उसको लिख दें कि हम आप इन केस ऑफ रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन हम आपको नोटिस देंगे। इन सम केसेस आपकी हैंडबुक के अंदर या एग्रीमेंट के अंदर क्लियर टर्मिनेशन क्लॉजेस लिखनी होनी चाहिए। सिवियर टर्मिनेशन जो होती है जिसमें ब्रीच ऑफ डेटा हो, जिसके अंदर परफॉर्मेंस इश्यूज हों, कोड ऑफ कंडक्ट हो, क्लियरली लिखा हो कि अगर ये चीज़ें अराइज हुई तो आप रन टाइम पे टर्मिनेट हो जाएंगे। इंटेग्रिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। ठीक है। Dispute resolution. The agreement should include provisions for resolving any disputes that may arise the tech agency and the vendor, such as mediation or arbitration. तो आपके जो dispute करने के rights हैं वो secure होने चाहिए। अजान हो रही है, हम 1 मिनट वेट करते हैं उतनी देर। एक मिनट वेट करते हैं।
जब मैं कॉर्पोरेट में एंटर हुआ तो एचआर के बंदे ने मुझे अकेले को 2 घंटे का सेशन किया, एक एक पॉलिसी उसने डॉक्यूमेंट समझाया वो। ठीक है, दैट्स द राइट वे। ठीक है, अगर आप ये नहीं, और अगर कोई बैच ऑफ पीपल है तो बैच ऑफ पीपल को आप समझाएंगे, अगर 3-4 रिसोर्सेस। ओरिएंटेशन हमारी हाँ। होती है। देखिए एक चीज का आपको बात काफी हैंडबुक होती है, तो उसके अंदर आपके कुछ क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉजेस होते हैं जो मैच होते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस अच्छी कंपनी में चलती है, बड़ी कंपनी में जब भी किसी को हायर कर रहे होते हैं तो बताते हैं आपकी सैलरी ये होगी, आपके कोर वैल्यूज हमारी कंपनी की ये हैं, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा, आपको इस चीज़ की एक्सेस नहीं मिलेगी, करना नहीं करना, ये ऑफर लेटर से पहले है। तो ऑफर लेटर के ऊपर तमाम तर चीज़ें क्लाइंट्स को बताते हैं, अब कहते हैं जी अब साइन करें, क्योंकि दे डू नॉट वांट कि उनसे अन्य वहाँ साइन करवा दें। और साइन क्योंकि नॉर्मली लोग एक्साइटमेंट के अंदर के शायद मेरा इतना हाइट लग रही है, पैसे मिले हैं, वो पढ़ते रहिए साइन करते हैं। उसके बाद जाके कहीं ये वाला काम नहीं करने वाला काम नहीं करना, तो फिर बाद जाके आपके इंटरेस्ट शेयर होते हैं, यार ये तो कंपनी नहीं अच्छी है, मुझे कुछ ये भी नहीं करने दे रही, वो नहीं करने दे रही, चलो आपकी जॉब ऑर्डर में। तो इसकी आइडियल प्रैक्टिस ये होती है कि आपका एचआर का जो डिपार्टमेंट है, ये रिक्रूटमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली एचआर का डिपार्टमेंट है, जिसने तमाम तर पॉलिसीज को, तमाम तर आपकी कोर वैल्यूज को, तमाम तर आपके कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तमाम तर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन को, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन करता है उस बंदे को जिसको आप पहले हायर कर रहे हैं बिफोर है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस चलते हैं। सो उसको बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। हमारे हमारे एंड पे पता नहीं क्यों, मतलब वो लड़के मैं देखता हूँ कि एक एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साथ करवाते हैं उनसे। तो एक दफ़ा ना वो पूरा लाइक, और some people actually leave at that time as well. Like I would say 5 out of 100 would leave just after reading contract. अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपको हैंडबुक दी हुई है मैंने, ये मैंने हैंडबुक लिखी थी 2015 में, और मेरी हैंडबुक काफ़ी सॉफ्टवेयर हाउसेस में यूज़ हो रही है। पाशा में ज़्यादातर मेरी हैंडबुक यूज़ होती है, बूट कैंप्स वगैरह की वजह से भी पाकिस्तान में काफ़ी जगह मेरी हैंडबुक यूज़ होती है। तो जब मैंने, एक लड़का था वो उन लोग का पट्टा था, ठीक है, उसने जब पढ़ा ना, वो सेल्स का लड़का था, एक जेम्स, पता नहीं जेम्स नाम था उसका, कहता हामिद भाई तुसी तो कोई कोई चीज़ भी नहीं छड़ी है तो लिटरली ये उसके वर्ड्स है, मुझे मुझे पता पता था। था। हाँ, हाँ, एक मिनट। उसके उसके वर्ड्स है कि कोई चीज़ तो छोड़ देते हैं, यानी कहीं से तो भागने की जगह छोड़ देते हैं। मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, आपका फ्रीलांसिंग, आपके टाइमिंग्स, आपके कोड्स, आपकी हॉलीडेज, आपकी आपकी यानी कि हर चीज़ डिफाइन। ठीक है, और होता है क्या, चले आपने नहीं समझा, नहीं समझा, दैट्स फाइन। जैसे ही आपकी कोई हरकत हमें नज़र आनी शुरू होती है तो हम क्या करते हैं कि एचआर को मैं बुलाता हूँ, उसको बुलाता हूँ, आ जाओ भी इधर आगे। हाँ जी बच्चे, पता लगा है कि आप कोई मेरे, अच्छा ऐसे भी होता है कि मेरे पास एम्प्लॉयज़ को आउटरीच करते हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ हैं एजेंसी बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं बुला के, हाँ जी भाई मैंने सुना है कि एजेंसी बना रहे हो आप, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। तो कितने पैसे दोगे उस, कि सर क्या हो गया। मैंने कहा फलां बंदे से, सर वो तो काम नहीं कर रहा। मैंने कहा देखो ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, एनी ऑफ माई एम्प्लॉय during the course of work and after 12 months of course of working here cannot work together, to form an agency, contract, business, एक्सेप्ट कि वो नॉन कम्पीट है। तो अगर आपने बाहर जाके कोई खोखा लगाना है चिप्स का, लगा लें आप, ऑफिस आवर्स के बाद लगाना ढूंढ के, लेकिन अगर आप बाहर जाके अपनी एजेंसी बना रहे हैं, दैट्स नॉट अलाउड, वो भी मेरे रिसोर्स से। ठीक है, तो मैं उसको, भाईजान ये आपने स्टैम्प पेपर साइन किया हुआ है, अब मुझे बताएं कि मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं या बाज आएंगे। तो सर ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा पता है या नहीं है, ये आपके साइन हैं कि नहीं है। सर मेरी साइन है। तो मैंने कहा मैं तुम्हें केस कर देता होता हूँ, केस कर दूँ फिर आप पे। नहीं सर आइंदा नहीं होगा, मुझे पता नहीं था सर। खत्म। इसको बताएंगे, ऑफ कोर्स वो सारों को बताएगा, सारों को बताएगा, दैट्स हाउ यू स्प्रेड। और जो मोस्ट सेंसिटिव चीज़ें क्या होती हैं, आपके रिसोर्सेस
आपका डेटा, ठीक है, आपके क्लाइंट्स, ठीक है। यानी कि इसमें तो आपकी ना बदमाशी होनी चाहिए, मैं आपको सीरियस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसमें आपकी बदमाशी होनी चाहिए। रिसोर्स, क्लाइंट्स, डेटा, ठीक है, और कोई उल्लू का पट्टा हो, यानी से उल्लू का पट्टा तो एम ही रंगबाजी करे, लोग लड़कों को ख़राब करे, काम ना करे, फ़ौरन से पहले फारिग, ठीक है। और ये माहौल होना चाहिए, मतलब पाकिस्तान में काम इसके बगैर नहीं होता भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस should be written into the contract and they should be aware of it. While everything cannot become part of stamp paper, uh, the most important things go into the stamp paper while other things remain in the paper contract, जो कि स्टैम्प पेपर नहीं होता एक्चुअली, वो भी यूज़ हो जाता है, मैंने खुद यूज़ किया हुआ है थाने कचहरी में पेपर कॉन्ट्रैक्ट भी, लेकिन ज़्यादा वैलिड स्टैम्प पेपर पे तो पर्चा है ना, स्टैम्प पेपर पे क्लियर पर्चा होता है 406 का कि आपने फ्रॉड किया, ठीक है, आपने खुद बुर्द करके पैसे कमाए हैं, ठीक है। ये इसकी क्लॉज होती है, 406 यही होता है ना। अच्छा, नो एंड फॉलो क्रॉस बॉर्डर लॉज, आपको समहाउ यूएस कुछ लॉज को पढ़ना पड़ेगा जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हैं, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन रिलेटेड हैं, जो कि लाइसेंसिंग रिलेटेड है, जो कंप्लाइंसेस हैं, हिपा कंप्लाइंस है, फला कंप्लाइंस है, ये कंप्लाइंस है, वेजेस की कंप्लाइंस है, ओवर टाइम की कंप्लाइंस है, वहाँ पे कल को आपने बंदे हायर करने हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि उनकी क्या क्या कंप्लाइंसेस वगैरह हैं, लोकल लॉज क्या हैं, परमिट्स क्या हैं। अभी भी मेरे, आप यकीन करें मेरे बैग में ना दस्ता पड़ा हुआ है जो मैंने अभी सबमिट करवाना है, मुझे नोटिस आया हुआ है वर्कर्स कॉम्प से। वर्कर्स कॉम्प यूएस की एक सर्विस होती है कि अगर आपने किसी टाइम पे एम्प्लॉई रखे हैं तो आपको उनको साल 1.5 साल उनको पैसे देने पड़ते हैं, उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयड इंश्योरेंस। फिर अगर वो टाइम हो गया है या वो छोड़ चुके हैं तो फिर आपको स्टेट को लेटर लिखना पड़ता है कि भाई उसको इतना अर्सा हो गया है, ये मेरे पास काम नहीं कर रहा तो मेरी जान छोड़ दो। यानी कि अमेरिका के अंदर हायरिंग और एग्जिट करना इतना मुश्किल है कि ना एम्प्लॉयज़ जल्दी छोड़ते हैं ना एम्प्लॉय जल्दी निकाल पाते हैं। बल्कि सबसे ज़्यादा जो ब्लैकमेल होते हैं वो एम्प्लॉयर होता है अमेरिका के अंदर, सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल एम्प्लॉयर होता है क्योंकि सू हो जाता है। हाँ, एम्प्लॉई होता है। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल होता है अमेरिका में। हाँ, ब्लैकमेल होता है, ब्लैकमेलर नहीं होता। नहीं, ब्लैकमेल होता है, एम्प्लॉय के राइट्स ज़्यादा है वहाँ ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट क्या है ना, कहीं पे भी आपको ज्यादा मिल जाता है। तो गौरव, अब अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ तो किसी को अगर हम लोगों ने निकालना है तो वी नीड टू पे 3 months ऑफ एक्स्ट्रा सैलरी, और अगर वो 3 महीने के बाद भी 2 महीने तक उसको नहीं मिलती कोई और जॉब, तो 1 महीने की और सैलरी पे करें। ये जो हमारी बाजी थी लास्ट ईयर, उसमें नौ निकाला प्रेसिडेंट। अब पाकिस्तान में भी तो एक केस हुआ है, एक खातून को उन्होंने निकाल दिया था, उसकी लेबर वो उन्होंने क्या नहीं वजह से फिर निकाला, तो उन्होंने पहले किया तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो 1 साल की मिली थी उसे। आई थिंक ये लॉ में है, it has become part of the policy now. लेबर लॉ। It has become part of the law now. You know, actually, facilitate करें बंदी को, करके आपको कार्य करें। मतलब बच्चे ही पैदा करी जाएंगे हर साल। छुट्टियां हर साल 3 मिलेंगी। अच्छा, यूज प्रॉपर लीगल एंड बैंकिंग चैनल्स इन द परसूट ऑफ बिल्डिंग अ 7 फिगर एजेंसी। अच्छा, अभी मैंने टैक्स पे किया है, मेरे से गलती हुई कि मैंने कुछ पैसे वाइस से अपने बैंक अकाउंट में उगा दिए। हामिद में वो बंदा था टैक्स वाला, उसने मुझे डांटा कि तुमने बिजनेस टू बिजनेस क्यों नहीं मंगवाए। तो मुझे एक्स्ट्रा इस दफ़ा मैंने अभी आज ही रिटर्न फाइल की, मुझे टैक्स पे करना पड़ा उस पर। सो अगेन इस पे हम बड़ी लंबी डिस्कशंस कर चुके हुए हैं कि क्लाइंट से, फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर प्रो एलएलसी से हुआ है तो आप पैसे भी सॉफ्टवेयर प्रो एलएलसी में मंगवाएं, या आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो सॉफ्टवेयर प्रो एलएलसी डीबीए ब्रांड सर्च फॉर एग्जांपल, तो अगर ब्रांड सर्च में पैसे मंगवा रहे हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए। ऐसे हमारा केस हुआ था $20,000 का, जिसमें एक कन्फ्यूजन हो गई थी। सॉफ्टवेयर प्रो एलएलसी का कॉन्ट्रैक्ट था, पैसे आप मंगवा रहे थे नेक्सेंडर एलएलसी में। तो जब केस फाइल किया तो फिर हमें दोनों के नाम लिखने पड़े, दोनों का रिलेशनशिप शो करना पड़ा। लेकिन जब रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाए
तो फिर तो टैक्स नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए आपको कि रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल मेरे भाई जो है वो यूएस में जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो लिख देता है सॉफ्टवेयर प्रो एलएलसी DBA अपोलो। अब वो पैसे नपोलो में आ रहे होते हैं। लेकिन आर आपके अकाउंट पे रहेंगे। नहीं, नपोलो में आ रहे होते हैं, वहाँ पे आ रहे होते हैं, और ट्रेडिंग मुझे कमीशन मिलता है उससे। ट्रेडिंग एज डूइंग बिजनेस एज की DBA इसका इज पता ना। Trading डूइंग as a बिजनेस business. एज। इस तरह प्रॉक्टर एंड गैमल है, उसका प्रोडक्ट है लक्स। ठीक है, तो लक्स कुड बी ए DBA, डूइंग बिजनेस एज। हो सकता है उसका लक्स के नाम से जो है वो प्रॉपर बैंक अकाउंट खोले हो, कंपनी हो पूरी। तो प्रॉक्टर एंड गैमल जो है, हाँ, हाँ जैसे ग्रुप ऑफ हाँ, कंपनीज का अंदर भी बस एक डॉक्यूमेंट होता है, उस पर फिर आप बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं DBA पे। ठीक। हमारे जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर इट्स टी है ट्रेडिंग ऐप। तो उधर वाला भी आपको साथ आता है ना, उधर की जो लीगल रजिस्ट्रेशन है उसके अकॉर्डिंगली कोई भी अगर आपने और स्मॉल बिजनेस लिया, अगर आपने काउंटर बिजनेस लिया उसके नीचे आप 10 बिजनेस खोल सकते हैं। तो वो ट्रेडिंग एज के अंदर 10 बिजनेस अकाउंट्स आपको सेपरेट हैं। जैसे समटाइम्स जब ये आप ये करते हैं, अगर कंप्लाइंट होते हैं तो ग्रांट्स श्रांट्स भी आपको, लोन शोन मिल जाते हैं 10-20 हज़ार डॉलर। अच्छा, और फिर मैंने आपको कहा है कि ये आपके वीज़ा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू शो इन योर L1 वीज़ा इज द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट लेटर्स, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें शो हो रहा है कि आपके पास इतने पैसे आए। फिर आप स्टेटमेंट्स लगा रहे होंगे अपनी उसके साथ। अच्छा, इलीगल एक्टिविटी ऑफ कोर्स कोई भी नहीं करनी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर एजेंसी। कोई लड़का भी करे, कोई लड़का अगर हमारे ऑफिस में अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल दे क्लाइंट के साथ, तो हम उसको रिप ऑफ कर देते हैं। क्या हो सकता है झूठ? For हाँ, example, फॉर एग्जांपल एक काम जो है वो गलत हो गया। ठीक है, उसने कहा, उसने झूठ बोल दिया अपने आप को बचाने के लिए कि वो मैं तो बीमार था तो मैं इसलिए आ नहीं सका, मैं कर नहीं सका। तो मैंने उनको कहा भाई कि पॉलिसी है, आपने क्लियरली बताना है कि हमसे ये गलती हो गई है। कल हुआ है, एस्केलेशन आई मेरे पास, उनको क्लियरली कहा, मैंने कहा यार रिसोर्स कम थे मेरे पास, रिसोर्स में हायर कर रहा हूँ, आइंदा नहीं होगा। सिंपल। ठीक है, ये तो इंटेग्रिटी होगी। आपने कोशिश करना है कि इंटेग्रिटी के अंदर आप यू फॉल एंड गुड, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंडली, आपने क्लाइंट के डेटा को आज तक हमने कोई यूज़ नहीं किया। इवन हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा होता है एवरी क्लाइंट, हम उसको अपने क्लाइंट्स में यूज़ नहीं करते एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो आपके क्लाइंट का डेटा भी सिक्योर और क्लाइंट्स कहीं ना कहीं उनको पता लग जाता है कि आपने यूज़ किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो आपने इससे अवॉइड करना है। फिर आप किसी एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं और उनकी वेबसाइट्स हैं, उनके क्लाइंट्स हैं, तो उनकी इजाज़त के बगैर आप अपने वेबसाइट्स पे उनका पोर्टफोलियो शो ना करें, उनको शो ऑफ ना करवाएं, अनलेस कि आप किसी को प्राइवेटली शेयर कर रहे हैं जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना ज़्यादा। ठीक है, तो आपने कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी। इलीगल क्या है कि मतलब एक तो बाय लॉ और बाय कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपने उसको ब्रीच नहीं करना। कोशिश करें कि आपका जो बिजनेस नेम है वो, मैंने पहले भी इनको कहा था कि ट्रेडमार्क करवाएं, यूएस में खास तौर पर USPTO इसकी एक वेबसाइट होती है। वहाँ पे ट्रेडमार्किंग होती है, वहाँ से आप चेक करें। जहाँ भी आप, हमने एक चेक भी किया था इसको, आई गेस बोल्ड मार्क का तुम्हारे। हाँ जी, वो नहीं होगा। हाँ, तो अगर वो नहीं है तो आप उसको, पाकिस्तान में भी आपको सस्ते मिल जाते हैं, बस 400-500 डॉलर लेते हैं, आपको एज ए ट्रेड मार्क वहाँ पे डाल देते हैं। तो कल को आपकी कंपनी की वैल्यू के लिए बहुत इफेक्टिव होती है ये चीज़। ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के बगैर, कंपनी रजिस्ट्रेशन के बगैर, परमिट्स और लाइसेंसेस के बगैर आपने नहीं करना। टैक्स नंबर, मैंने समझाया था आपको पहले कि एक आपका एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो आपकी LLC के अगेंस्ट आपको टैक्स नंबर मिलता है, और एक इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि आपके पर्सन के अगेंस्ट मिलता है। और ज़्यादातर जो मर्चेंट अकाउंट्स होते हैं वो आपकी पर्सनल गारंटी पे चल रहे होते हैं, इवन दो कि आपका वो एम्प्लॉयर का अकाउंट होता है। उसके लिए फॉर एग्जांपल पेपैल है या क्विक बुक्स है, ये सारे या तो ये सोशल मांगते हैं आपसे, सोशल सिक्योरिटी नंबर, या आपसे इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगते हैं। तो आपके
टैक्स की चीज़ें पूरी होनी चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास EIN है और ITIN भी है, तो क्या मैं पाकिस्तान में बैठ के कोई बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ? पाकिस्तान में बैठ के? यूएस का? हाँ, कौन सा? पेपैल में खुल जाए। ITIN है तो पेपैल भी खुल जाएगा। यहाँ पे वो सोशल क्या कहता है ना, अब पेपॉल के साथ में बैंक कौन सा अटैच करूँ? बैंक वर्चुअल कोई ना कोई मिल जाएंगे तुम्हें, वर्चुअल तो मिल जाते हैं। वो इजालात वाले ब्लैकमेलिंग करते हैं, लेकिन वो $200 लेके पर मंथ वो भी दे देते हैं वैसे। हम उसे ज्यादा को नहीं दे रहे ब्लैक मनी के साथ। $200 आपको पे करना पड़ता है महीने का। $200 मांगते हैं इसका किसी के पास फिजिकल बैंक का। सर्विस फी सर्विस फी है। लेकिन वो रिटेलर कोई 2000-3000 भी तो मांग रहे हो शुरू में। हाँ तो वो उसकी 3000 खैर है, तो अलग है। वो ले लें। 2500 ठीक है, ज़्यादा मसला है कि उसका महीने के लिए। रिटेलर का 2400 अलग है और 2500 अलग। पहले और 1600 में उन्होंने मुझे दिया था। अब तो वैसे 2500 महंगाई होगी। हाँ अब महंगाई हो गई तो 2500। अगर आप उसको कोई 100 पे बना लेते हैं ना, 50-100 पे, वो भी ठीक है वैसे। नहीं सर मतलब जब मेरा तक सवाल नहीं ये है, मानते। मेरा ITN मौजूद है। मैंने 115 का कहा था। वो एक आता है मेरे पास में ट्रांजेक्शन का तो डायरेक्ट अमाउंट तो नहीं आ जाएगा 115। सॉरी इट्स नॉट। फिर मैंने आपका नाम लिया था चल मैं गया यार चुप है फिर मैंने आपको बताया। आरजी से बात करनी पड़ेगी मुझे, आरजी से ना मेरी बात नहीं हुई काफ़ी अरसे से। फिर कहें कि मैं ओपन कोड दो हमें। उससे बात कर लेता हूँ, मुझे याद दिलाओ। तुम्हारा बस एक ही बात ही करो कौन सा 2500 दे दिया तुमने? मैं झगड़ा नहीं LLC रजिस्टर कराई यार है। 2500 का गेन मसला नहीं है। वो वन टाइम है ना तो समझ दैट्स आती है। फाइन। वो जो रिटेनर है ना टेनर 2400 और फिर आपको पता है 2400 हाँ साल पर का। एनम। पर है ना हाँ 2400 वो भी अलग है? हाँ तो नहीं नहीं कहते यही नहीं तो दो चौबीस सौ दो चौबीस सौ पर मंथ 200 पर मंथ है ना 2400 तो 2400 पर है ना वो 2400 ही तो चुकता है। फिर अच्छा उनके पास एक एक्सेस भी है जब कि तुम वो ना जब तुम $500,000 बना रहे हो तो भी सब क्या लिखा है? यार 500,000 तक तो वो $500,000 बना रहा होगा बाहर जाके खुद ही क्वार्टर पे तो है ये, हाँ क्वार्टर पे। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप, अच्छा जो कंपनीज होती हैं बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप होती हैं। द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म पार्टनरशिप होती हैं जिसमें आपके दो बंदे आते हैं। जस्ट मेक श्योर कि किसी को पार्टनर बनाने से पहले देयर हैज़ टू बी लाइक अ वेरी हाई रीजंस। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, दैट्स व्हाट यू मोस्टली गो फॉर। सी कॉर्प में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको अभी कॉरपोरेशन के अंदर। अच्छा, और जस्ट टू अपडेट के जब आप एक कंपनी फाइल करते हैं फॉर एग्जांपल किसी एक स्टेट में, और आप ऑपरेट किसी और स्टेट में कर रहे हैं और वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह भी रखे हैं, तो फिर आपको दोनों के टैक्सेस से पे करने पड़ते हैं। तो अगर मैंने एक बंदा रख लिया सेंट लुइस में और मैं हूँ ऑस्टिन का टेक्सास पर, मुझे सेंट लुइस कौन से स्टेट में? मिजूरी में। मिजोरम, तो मिजोरी का भी मुझे देना पड़ेगा? दोनों दोनों के टैक्सेस आपको फाइल करने पड़ेंगे। इसको कहते हैं फॉर आफ्टर फॉरेन क्वालिफिकेशन। इस स्टेज पे तो नहीं, लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं खास तौर पे। अच्छा, एक्सटर्नल क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्लॉजेस। एक लॉ फर्म आपके पास होनी चाहिए, मैंने आपसे कहा था। इधर लोकल या यूएस में? यूएस में भी होनी चाहिए और यहाँ पे भी होनी चाहिए। अब हम एक सैंपल एक दो कॉन्ट्रैक्ट्स खोलते हैं। मैंने आप सबको स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट दिखाया था, आपको याद है? पढ़ा था सारों ने? क्या नहीं पढ़ा था? ये वाला स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? नहीं अच्छा, सॉरी। ये है आपके एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट, ठीक है? सबसे ज़रूरी
हमने कहा कि आप हमारे पास 2 साल के लिए सबसे पहले तो काम करेंगे, ये देखें, ठीक है। और 2 साल में काम करने के अंदर हम आपको सर्टेन ट्रेनिंग देंगे, जॉब ट्रेनिंग। इसकी वैल्यू है 1.5 मिलियन। सबसे जरूरी, क्या मतलब? the employee will provide 6 months of training and expert assistance to the employee to enable high quality work life in international projects. The training is valued at 1.5 million. On what ground? No ground. Doesn't need to qualify this ground. हम कह रहे हैं कि हमारे पास काम करना ही itself एक ट्रेनिंग है, जो कि होती भी है, ठीक है। तो हम उसकी बेस क्रिएट कर रहे हैं कि हम आपको जो ऑन जॉब ट्रेनिंग देंगे उसकी वैल्यू है 15 लाख रुपए, ठीक है। From the date of joining, the employee agrees to work with the employer for a minimum contract binding period of 2 years. If the employee wishes to leave the company before the company two-year period, they are required to compensate the company for the training cost of PKR 1.5 million. मतलब 2 साल से पहले का कोई भी जाता है, तो वो मुझे 15 लाख रुपए दे के जाएगा। अच्छा एक बात है, ये तो आपका लगा बिजनेस मॉडल है। 6 महीने की ट्रेनिंग उसकी वर्क करती है 15 लाख। अगर गलत किसी नहीं मैंने कहा नहीं है, तो क्या प्रो रेट करके पे करने गए? नहीं, वो अगर 3 महीने भी रहा तो भी 15 लाख पे करेगा वो। हाँ। बदमाश। सो बेसिकली पैसे मैंने लिए नहीं आज तक किसी से, लेकिन मज़े की बात यह है कि हर महीने मुझे इसका फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल, एक लड़का आया, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया मैंने, जिसमें मैं पैसे नहीं कमाता। ऐप थी, मैंने कहा ऐसे ऐप को पूरा करें, ख़त्म करें, उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट करते हैं। ही गॉट हायर्ड फॉर 60,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। उसने कहा यार मेरे ना पैसे बढ़ा दो, 1 महीना पहले उसने कहा। मैंने कहा यार अभी जनवरी में इंक्रीमेंट आएंगे, उसमें हम आपका इंक्रीमेंट लगा दें, ये भी हमारा हैंडबुक में लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने कहा अभी आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वैसे भी इसकी इसके हमें प्रॉफिट्स नहीं मिलता है, अभी हम अपने पल्ले से लगा रहे हैं, इसलिए अगर कोई रूम होता तो रूम की भी गुंजाइश अभी फ़िलहाल नहीं है। 15 दिन बाद उसका डिज़ाइन आ गया, ठीक है। डिज़ाइन आ गया, मैंने कोई बात नहीं, एचआर को मैंने कहा कि उसका ना स्टैम्प पेपर निकाल के उसके सामने रख दिया। स्टैम्प पेपर निकाल के सामने रख दिया कि यार आपने 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, नहीं छोड़ सकते। आपको ज्वाइन करने से पहले सोचना चाहिए था कि आपने जो साइन किया है हैंडबुक के ऊपर, यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रही थी ये सैलरी, तो आपने क्यों ज्वाइन किया? अगर आपको लग रहा था आपके एंड्स मीट नहीं हो रहे इससे, तो आपने क्यों साइन किया? अब आप नहीं जा सकते। उसने कहा नहीं ये तो वैसे ही होता। उसने कहा वैसे नहीं होता, आमिर साहब का वैसे नहीं होता। हम सब केस करते हैं, और करते ही करते हैं, 100% करते हैं, ये ड्रामा बड़ा है। 100% केस करते हैं। ये भी कोई ऐसा सिनेरियो भी नहीं हुआ कि आप ब्रीच करके चले जाओ, वहाँ पे केस ना हो, होता ही होता। ऑप्शनल नहीं है ये, और ये भी नहीं कि 1% शायद ना हो। अब आप देख लें आप क्या करना चाहते हैं। हाँ, हम अगर आप तरीके से हमसे बात करें तो मैं हामिद साहब को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ कि यार चलो तुम्हारा कोई हॉस्टल का एक्सपेंस है, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको दे देंगे। मैंने हाँ इस तरह मेरे से बात करें। वो लड़की आई मेरे पास एचआर की, तो मैंने उसको कहा कि इसका ना 10,000 रुपये बढ़ा दो इसका, ठीक है, क्योंकि उसका लड़के का मसला जेन्युइन था कि उसका दूसरे शहर से आया हुआ था, पैसे वैसे कम थे। तो ठीक है 10,000 बढ़ा दो, लेकिन ये थ्रेट ना करें मुझे, ठीक है, नहीं तो उससे 10 गुना ज़्यादा उसको कोर्ट में पे करने पड़ेंगे। मुझे क्या है, मैं 3 लाख ऊपर लगा दूंगा, ठीक है, आई डोंट केयर। तो फिर उसका समझाया, उसने कहा चलो यार 75 कर दो, मेरी जान छोड़ दो। 75 कर दिए। 75 कर दिए, ठीक है, विच इज़ फाइन, ठीक है। सो इसलिए ये चीज़ें, और ये तो सामने आ गया ना। लेकिन अगर आपको बीच में कोई बंदा समझ में नहीं आता 2 महीने बाद, वो आप मैं निकाल सकता हूँ, इसमें लिखा हुआ है इफ एम्प्लॉय एग्रीज टू वर्क विद द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एग्री टू वर्क, इफ एम्प्लॉय विशेस टू लीव द कंपनी, ठीक है, आफ्टर, अच्छा उसके बाद, और 2 साल के बाद आप 1 साल 1 महीने का नोटिस पीरियड कर सकते हैं, ठीक है, कितने? 1 महीने का, एक 2 साल के बाद, ठीक है। अगर नोटिस और एक साल 1 महीने और अगर लिखा होगा इसके अंदर
एम्प्लॉयर हाँ, ये देखें, the employer retains the right to terminate the employment at any time with or without notice in the event of breach of contract agreement, engagement in legal violation as outlined in the, ठीक है। और अलग से हैंडबुक में हमने लिखा हुआ है कि यार 1 महीने का हम कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का नोटिस देंगे। तो उसमें जो हमने लाइबिलिटी क्रिएट किया वो एम्प्लॉय लेवल पे की है, वो हमने एम्प्लॉय लेवल पे की नहीं, ठीक है। एम्प्लॉय को टैग निकाले कि अच्छा, जिससे सबसे तुम्हें ज़रूरी, वो हाँ सबसे ज़रूरी, द एम्प्लॉय एग्रीज नॉट टू वर्क रीच आउट, एक है वर्क, एक है रीच आउट। मैंने एक दफ़ा देखा एक लड़के ने रीच आउट किया, मैं कहा आजा भी आता है, किया है सर। मैं कहा तुमने उससे राब्ता किया? कहता सर राब्ता ही किया है ना। मैं कहा ये रीच आउट का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? कहता सर राब्ता करना। मैं कहा यू टर्मिनेटेड द एग्रीमेंट, यू नो व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट सर, सॉरी आइंदा नहीं होगा। मैं कहा तुम जो जो हरकतें करते हो तुम लोग, ये सारा पता लग जाता है, इसलिए सोचना भी ना। कैसे पता चलता है? ये पता कैसे लगता है? यार मतलब म्यूचुअल्स होते हैं, स्पाइस स्पाइस हैं, थोड़े होते हैं। स्पाइस स्पाइस बहुत ज़रूरी है। तो देखें, यार मेरा कंसर्न है कि ऐसी चीजों से टॉक्सिसिटी नहीं क्रिएट होती इन्वायरमेंट में। होनी चाहिए, नहीं यार, ऐसी ऐसी चीज़ों से होनी चाहिए। या इट्स नॉट टॉक्सिसिटी, हम इसको टॉक्सिसिटी समझते हैं, हैं। ठीक है, हम इसको टॉक्सिसिटी समझते हैं, लेकिन दिस इज फोर्सिंग समवन टू एग्री बाय लॉ, सिंपल। पाकिस्तान में टॉक्सिसिटी नहीं है पाकिस्तान, लेकिन चलता ही ऐसे है, चलता है कि नहीं ऐसे? अच्छा मैंने अपनी टीम की मैं बताता हूँ। अगर आप मेरे किसी भी पुराने मेंबर से बात करेंगे ना तो क्यों आप फ्रेंड्स के साथ काम कर रहे हो, तो उनको कहेंगे कि यार माहौल बहुत अच्छा है। अब माहौल में क्या है, माहौल में क्या है कि हमने उनको फ्री आज़ादी दी हुई है कि आप काम करें और साथ में अगर अपना भी काम करना है वो भी करें। ना नहीं नहीं ऐसी ऑन ऐसे स्पेस नहीं नहीं, आता। ऑन स्पेस नहीं, ऑन कंपनी प्रेमिसेस नहीं, लेकिन आपको हम empower करते हैं कि आपको आप किस दिन ऐसी आपकी जो है ना लेके जाएंगे किसी दिन, आपको पता लग ना, जाएगा उसका सर। फायदा क्या है? और सर क्या होगा हाँ, किसी से कहना यार अच्छा अपना काम शुरू कर सर, दो, आपकी पूरी की पूरी टीम को उड़ा के लेके जाएगा किस दिन। हाँ सारे बात क्लाइंट का चुप नाम। के देख रहे हैं। सब हुआ नहीं। क्यों सर, बस दुआ करें कि आपको ये वाला हाथ ना लगे कभी। देखें आप किसी ना किसी दिन तो किसी पे हार्ड एक्शन लेंगे, कोई ना कोई ऐसा दिन तो आ जाएगा ना कि उसने यकी किया है, काम कंप्लीट नहीं किया, वैसे ही आप फ्रस्ट्रेट थे, उसने कोई चीज़ ब्रीच कर दी है, या उसने बच्ची फंसा ली और टाइम नहीं दे रहा, जो भी वटेवर, ठीक है। तो जब आप उस पर हार्ड होंगे, उसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, इसके तो मैं 4 बंदे तो लेके जाता हूँ, मतलब उसको बताता हूँ, ग्रज आ जाता है। तो समटाइम पीपल आर गुड ऑन योर फेस बट नॉट गुड एट योर बैक, ठीक है। मैंने सबसे पहले सेशन के स्टार्ट होते हुए एक वर्ड यूज़ किया था, टू नॉट रन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्रस्ट, ठीक है। यस, आफ्टर यू फुलफिल ऑल योर लीगल रिक्वायरमेंट्स आप ट्रस्ट कर लो, ठीक है यार तुम, मुझे पता है तुम मेरा काम करोगे, फिर आप ह्यूमनली चले जाएं, फिर आप इन्वायरमेंट भी अच्छा करें, फिर आप उनसे खेलें, फिर आप उनको खिलाएं पिलाएं, मूवीज पे लेके जाएं, ये सारे काम करने हैं। बट द मोमेंट हु ट्राइज टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, उसको नहीं छोड़ना, और उसको एग्जाम्पल बनाया करें। आई मीन दैट्स हाउ यू वर्क इन पाकिस्तान। ये पता आपको तभी लगेगा जब आप चूहे छोड़ोगे, बिकॉज यू डू नॉट इवन नो कि आपके नाक नीचे क्या क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, ये मैंने वर्ड यूज किया है, एम्प्लॉय एग्रीज नॉट टू वर्क रीच आउट और पार्टनर फॉर एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस विद शॉपिफाई प्रोज क्लाइंट्स वेंडर्स एंड एम्प्लॉयज और पार्टनर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये सारे लोग हो गए जो मेरे साथ काम करते हैं, मतलब ये आपसे भी नहीं रीच आउट कर सकते, ये हमारे एम्प्लॉयज के साथ भी नहीं कर सकते, जो मेरे वेंडर्स जिनसे मैं काम करवाता हूँ उनके साथ भी नहीं काम करवा सकते, ठीक है। For a period of 1 year after termination or resignation, any breach of this clause may lead to appropriate legal action. Clear? ये सबसे जरूरी, और और ये ये चीज this clause saved me into the cases every time. और ये वाला आपको स्टाम्प पे स्टाम्प, ये स्टाम्प है। स्टोरेज नहीं होगी, कोई लैपटॉप ले जाते हैं साथ, सवाल ही पैदा नहीं होता। घर नहीं लेके जा सकते। नहीं, लेके तो जा सकते हैं, लेकिन छोड़ने के बाद लैपटॉप ले गए और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम्हारी कभी पैसे देता हूँ, तुम डेटा वापस करो। हैरासमेंट पॉलिसी, लड़कियों को हरास कर दिया उन्होंने, या लड़की ने किसी लड़के को हरास कर दिया।
होती है। आजकल हो रहा है ऐसा है। जब आप रेजिग्नेशन करेंगे तो उसके बाद आप सारे फिजिकल और डिजिटल एसेट्स, रेजिग्नेशन के बाद सारे डिजिटल और फिजिकल एसेट्स वापस करके जाएंगे। और अगर आपने नहीं किया तो ये वर्ड मैंने लिखा हुआ है, सीक डैमेजेस। अगर आप मेरे कोई एसेट्स ले गए तो मैं तो ये डाल देता हूँ कि ये जो मेरे एसेट्स लेके गया, इसकी वैल्यू थी 10 मिलियन, इसकी वजह से मुझे 10 मिलियन का लॉस हुआ है। इसके एक्चुअल जो मेरी चीज़ें खाई हैं इसने वो 3 लाख की हैं। 10 मिलियन का इसने मुझे डैमेजेस क्रिएट किए, 1 करोड़ 3 लाख का मैं केस कर रहा हूँ। दैट्स हाउ यू डू इट। ठीक है। टर्मिनेशन आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, अपना राइट ओपन रखें, कॉन्फिडेंशियलिटी। किसी को अपने ट्रेड सीक्रेट्स नहीं बताने। ठीक है। आसिम साहब सेल्स फोर्स का करते होते थे, वो लड़का था एक स्टूपिड सा, उसने पूरे मार्केट में जाके हमारे सारे सीक्रेट्स बता दिए। आज से कोई 6 साल पहले, स्टूपिड इंसान। सेल्सफोर्स से पहले ना किसी को पता था कि नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। मैंने ये ना 21 के अंदर ना आई पुट 7 8 9 months ये कोर्स में जब ये तो होता है ये हो जाता है हमेशा स्नोवर में क्या तब हम लोगों ने ना ये बिल्ड किया अपने थोड़ा सा ना अब इस पहले वो था मेलशिप हो गया ये तो उसका के पास में सर सो तो बीच में चीज के लिए यूज है। तो आई रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टिवली इसमें मैंने बोला था, तो मैंने कहा यार हमें दिस इज समथिंग यू नो डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छी चीज है। तो मुझे नहीं लगता हमें इस तरह इसको आउट करना चाहिए। बट एट दैट टाइम बोला कि यार कोई बच्चा है कुछ नहीं अपना है तो वापस पे काम बहुत आराम का बच्चा है। करेगा मेरे पास। तो आई गिव हिम ट्रेनिंग एंड स्टार्ट running the campaign हमारे ये अब देखें, ये तब तक की थी ना, जिम्मी थी कोई बात नहीं, अपना बच्चा है, आप वाली ज़ेनी है। तब तक ये थी, ऐसी तब तक बात लगे थे। और हमने दिन में 15 12 13 13 घंटा क्या ऑब्वियसली ओवर द मून वाला सीन। मुझे इस चीज का था कि यार इतना अच्छा काम करिए प्लीज तो ये नहीं जाने सकते। बट द मोमेंट दैट गया जिस जगह पे गया, जिस जगह पे भी उसका जनाब अच्छा, वो इतना स्टूपिड था, मतलब। और ये जो एक एक चीज़ लिखी हुई है ना, दिस इज़ वेरी वेरी लाइक पेनफुल चीज़ें हैं। मेरे अपने ही जो वेंडर्स से, उनके पास जॉब करना, और मेरे वेंडर्स यार हम सब प्रोजेक्ट बड़े आते हैं, देखें तो सही कहाँ से आते हैं। और वो लड़का वहाँ चला गया, उसने पूरी इम्प्लीमेंटेशन करवा दी उसकी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि दोनों से सेलें नहीं हुई लेकिन प्रोसेस आउट। उसने कोई 6 जगह जो है ना मुंह मारा है। अभी भी मुंह मारता है, अभी भी नहीं टिकता। क्या नाम है उसका? ऐसा दिलों में लिखना है नाम इस तरह। अभी ये जितनी आगे मामला हो गई है जो हम लोग ने उसे मिले और कंपनी से कुछ एम्प्लॉइज को हायर किया है वहाँ पता चला कि सेल्स को मार्केटिंग रिपोर्ट में बात कर रहे हैं 80 सेल्स को अकाउंट यूज कर रहे हैं और 18 टाइम्स फाइल भी आपका ऑलमोस्ट 90 नहीं हाँ नहीं या तो 90,000 ईमेल्स उनकी डेली है तो इमेजिन बट दे आर नॉट स्पेंडिंग मनी मच। हाँ वो उनके कुछ ज्यादा है टैक्स वाले। अच्छा, बहरहाल इसको हम इस पे आते हैं ताकि टाइम थोड़ा सा रह गया। सो मास्टर सर्विस एग्रीमेंट बेसिकली इसके अंदर ये है आपका और वेंडर का, जिससे आप काम करवाएंगे। आपका लीगल नेम LLC टाइप, वेंडर का नेम, ये है जेनेरिक जेनेरिक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जिसके अंदर हम उसको बता रहे हैं कि हमारी ये कोलैब हो रहा है। ठीक है, काइंड ऑफ वाइट लेबल भी। उसको क्लियरली बताया है कि भाई आप US आवर्स में काम करेंगे। सबसे पहले आगे कहते हैं, ओ हम तो 6 बजे के बाद घर चले जाते हैं ना, US आवर्स में काम करेंगे, सपोर्ट सही काम करेंगे, एक्सपर्टीज करेंगे, मतलब साफ सुथरे रिसोर्सेज आप हमें देंगे। ठीक है। फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स है। इनिशियल डिस्कशन कौन कह रहा होगा? तो ये हमारी कंपनी है। ठीक है, ये है फैच एंड फनल, एक हमारा वेंडर, सॉरी इनिशियल डिस्कशन, हाँ। सो ये हम इसके वेंडर हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हम इसके वेंडर हैं, और क्लाइंट हमारा क्लाइंट है। ठीक है। सो फैच एंड फनल इनिशियल डिस्कशन करेगा, फिजिबिलिटी इकट्ठे बनाएंगे, माइलस्टोन्स इकट्ठे बनाएंगे, प्रपोजल फैच एंड फनल सबमिट करेगा।
क्लाइंट सबमिट करेगा। फिर प्रपोजल दोनों मिल के बनाएंगे, स्टेटस अपडेट्स दोनों मिल के ले रहे होंगे, परफॉर्मेंस डिलीवरी हमारी जिम्मेदारी है, कस्टमर मैनेजमेंट हम दोनों की जिम्मेदारी है, इनवॉइसिंग क्लाइंट की जिम्मेदारी है, चेन रिक्वेस्ट हम बताएंगे, अपने अपने ऑफिस में काम करेंगे, टेक्निकल रिसोर्सेज अपने अपने होंगे, बिजनेस डेवलपमेंट फैच एंड फनल रखेगी, ट्रेनिंग्स फैच एंड फनल देगी अपने रिसोर्सेज को बिजनेस डेवलपमेंट के। टाइम जोन पे हमारे बंदे काम कर रहे होंगे और सीनियर लोग काम कर रहे होंगे दोनों के उस टाइम जोन के अंदर। ठीक है, आवली रेट तय है, परसेंटेज तय है। ठीक है, और पीओसी जो है उनका और हमारा अटैच होगा। फिर हमने ये इसको कहते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट, एसएलए। ठीक है, स्मॉल बग्स 1 से 2 घंटे में हम रिस्पॉन्ड कर देंगे विद इन आवर्स में, फिक्सिंग 24 to 48 आवर्स पे कर देंगे, लार्जर बग्स एक्नॉलेज 1 से 2 घंटे में कर देंगे, कस्टम टाइमलाइन देंगे उसकी, अपडेट्स रिस्पॉन्स 1 to 2 आवर्स, एग्जीक्यूशन 24 to 48 आवर्स, लार्जर अपडेट्स एक्नॉलेजमेंट पहले हो जाएगी और एग्जीक्यूशन कस्टम टाइमलाइन जाएगी। 95% हम सक्सेस रेट पे जाएंगे, जो क्लाइंट आपका सेटिस्फाइड होगा। टाइमलाइन हम 85% ऑफ द टाइम कंप्लीट करेंगे, प्रोसेसेस 90% पे हम फॉलो करेंगे, यानी कि जो ब्लूप्रिंट्स वगैरह होते हैं। कस्टमर सपोर्ट हम 95% सेटिस्फैक्शन पे लेके जाएंगे, विल मेक श्योर कि आपके रिव्यू 95 आउट ऑफ 100 कस्टमर्स अच्छा रिव्यू दें और अच्छा एटीट्यूड होगा। फिर हमने डाला हुआ है कि हम लोग जो हैं वो यूएस ईएससी आवर्स में काम कर रहे होंगे, फिक्स फी मॉडल होगा, या हम हर प्रोजेक्ट के लिए अंदर आपको कोट करेंगे, या हमारा ऊपर जो मॉडल तय हुआ हुआ है एक आवली रेट का या परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट का, उस पर हम काम कर रहे होंगे। हम लोग एंड टू एंड एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे। अगर फेल्ड हो गया प्रोजेक्ट, ठीक है, तो जितना क्लाइंट को रिफंड करना पड़ेगा उसकी वैल्यू हम, उसकी परसेंटेज वैल्यू हम भी रिफंड कर रहे होंगे। मतलब समझ गए। फॉर एग्जांपल 1000 आपने एक वेंडर हायर किया, आपने उसको कहा सॉफ्टवेयर बनाओ, आधा सॉफ्टवेयर सही बनाया, आधा सॉफ्टवेयर ख़राब बना दिया उसने। जो उसने सही बनाया, ठीक है, लेकिन उसको 100% पैसे मिल चुके थे। ठीक है, क्लाइंट ने 15 दिन बाद आके बताया कि भाई आपका तो सॉफ्टवेयर ही ख़राब है, मुझे रिफंड करो। अब मुझे उसका 50% रिफंड करना पड़ा, तो 50% मैं उसे वापस दूँ जिस वेंडर को मैंने हायर किया था। हाँ, ठीक है, तो जितना परसेंटेज ऑफ रिफंड आप कर रहे हैं उतना ही परसेंटेज ऑफ रिफंड या उस माइलस्टोन का रिफंड आप वापस लेंगे, भाग नहीं जाएंगे आप। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हुए हैं कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल खासतौर पे वेंडर्स जो होते हैं, अगर आप उसके साथ एग्रीमेंट नहीं करें कॉन्फिडेंशियलिटी का, हो सकता है वो आपका डेटा कहीं और यूज़ कर लें। ठीक है, न्यू स्कोप आपको इसमें चेंज रिक्वेस्ट का सारी चीज़ें डाली हुई हैं, किस कहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन होगी। तो ये मोटी मोटा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि वेंडर्स के साथ आपको करना ही करना चाहिए। और इसको एक अडोबी सॉफ्टवेयर होता है, डॉक्यूसाइन भी होता है अडोबी, हम अडोबी यूज़ करते हैं, उसको $20 का एग्रीमेंट आता है लाइसेंस, वो आप ज़रूर बाय करें और जितने भी लोग हैं जिनके साथ आपने काम करना है उसके साथ साइन ज़रूर करें, लोकल उनकी डिटेल्स के साथ, और उसका आईडी कार्ड ज़रूर लें ताकि उनको पता हो गया तुमने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है मेरे साथ, उसका डर होना चाहिए उन्हें। ठीक है, फाइनली हम आते हैं हैंडबुक के ऊपर। इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सैलरी इंक्रीमेंट लेबर लॉ के मुताबिक होगी, लैपटॉप और गैजेट्स हम देंगे, एम्प्लॉय इंगेजमेंट प्रोग्राम्स होंगे, रोटी शोटी खिलाएंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी, इम्प्रॉपर लैंग्वेज आप यूज़ नहीं करेंगे, अब्यूजिंग या डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं करेंगे एट वर्क, डिसिप्लिनरी अगर आप करते हैं तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। आपको 10 तारीख तक हर महीने के पैसे मिल जाएंगे। हर दूसरा लड़का आगे कहेगा यार मुझे तो पिछली ऑर्गेनाइजेशन में 28 को मिल जाते थे। भाई आपने हमारे पास आने से पहले साइन किया था, तो अब आपने अगला लफ्ज़ नहीं निकालना। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद बहुत कलर से करते हैं क्या सर, देखो भी तो तो इसमें मतलब हम उसमें ना उसका जो साइकिल था वो जल्दी ख़त्म कर देते थे। अब हम क्योंकि 30 पे साइकिल लेके गए हुए हैं, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो फर्स्ट से स्टार्ट होती है। एक्सपीरियंस लेटर के बारे में पॉलिसीज़ लिखी हुई हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी की है, फ्रीलांसिंग की पॉलिसी लिखी हुई है। ठीक है, एक तो आप ऑफिस में नहीं फ्रीलांसिंग कर सकते, दूसरा आप अपनी एजेंसी नहीं बना सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, दैट्स अ टर्मिनेशन। और आप जो कंपनी के रिसोर्सेज या इक्विपमेंट है वो सिर्फ कंपनी के लिए यूज़ होंगे, आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नॉन कम्पीट है। नॉन कम्पीट में हमने उसमें स्टैम्प पेपर में भी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। अपना काम किसी को असाइन नहीं कर सकते, नॉन असाइनेबिलिटी। आपने काम किया, आपने साथ किसी नीचे बंदे को कह दिया कि यार आप ही कर ला, मैं नहीं करना। ठीक है। टर्मिनेशन की रीजंस, अगर उसने कुछ क्राइम किया है तो हम उसको टर्मिनेट कर देंगे। और भी काफ़ी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा छुट्टियां की हैं, टर्मिनेशन है उसके ऊपर। नोटिस किस ईमेल पे जाएंगे, उससे ईमेल एड्रेस लेंगे। वो कल को कहेंगे मेरा तो ईमेल ही नहीं है। ठीक है, तो उससे ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखवाएंगे आप, जो कि जीमेल शीमेल होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहाँ पे होंगी, इस कॉन्ट्रैक्ट्स की अमेंडमेंट्स का क्या तरीका होगा, यूरिस्डिक्शन क्या है, एप्लीकेबल लॉ क्या है, ऑफिस आवर्स क्या हैं, ये भी क्लियरली डिफाइन करेंगे। सबसे ज़रूरी, वो कहेगा यार मैं तो लिखा, आपने तो लिखा ही नहीं था कि आपका शाम का है, तो मैं तो सुबह आऊँगा। ठीक है। किन वर्किंग डेज में किन किन क्या टाइमिंग्स होंगी, उसकी वर्किंग आवर्स क्या होंगे, आपके ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट हो रहा होगा, ओवर टाइम के अप्रूवल मैकेनिज्म क्या है। वो कहेगा यार मैंने तो यार पूरा दिन 26 घंटे और लगा दिए, आपको अप्रूवल अप्रूवल कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फ्लेक्सिबल आवर्स सिर्फ हमारी परमिशन के साथ होंगे। पॉलिसी लीव की तरीका क्या है कि अगर आप कैजुअल लीव ले रहे हैं तो 48 घंटे पहले बताएंगे, एनुअल लीव ले रहे हैं तो कम से कम 15 से 30 दिन पहले बताएंगे एनुअल लीव्स के लिए। ये नहीं कि यार ओहो भाईजान मैं ना बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं तो अभी कतर में बैठा हुआ हूँ, तो आपको मैं बस ईमेल करके बता रहा हूँ। ठीक है। सिक लीव्स कितनी होंगी, क्या तरीका होगा, कैजुअल लीव्स कितनी होंगी, क्या तरीका होगा। सैंडविच लीव्स होती हैं कि अगर आप 3 छुट्टियां आ रही हैं, चौथी अपनी डाल लें आगे पीछे करके, तो 5 छुट्टियां आपने मिला ली। तो हमने कहा कि अगर आप 5 छुट्टियां विदाउट अप्रूवल मिला लेंगे तो आपके 5 के 5 दिन के पैसे कट जाएंगे, या आपका कोटा में से डिडक्ट हो जाएगा। तो सैंडविच लीव्स हम अलाउ नहीं करते। नॉर्मली वीकेंड के साथ भी होता है कि फ्राइडे और हाँ, मंडे लाओ। नोटिस पीरियड अगर आपने दे दिया है उसके ऊपर आपके सारा कोटा ख़त्म हो जाएगा, उसमें उसमें आप फिर लीव नहीं ले सकते। अगर आप नोटिस पीरियड के बाद लीव ले रहे हैं तो आपके वो पैसे उस दिन के कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। एनुअल लीव्स का तरीका है, 12 एनुअल लीव्स हैं। शॉर्ट इंटरवल लीव, मोमेंट, और एनुअल लीव में कैजुअल भी हैं और सारा कुछ है। 12 ही है तो उसकी, हाँ, उसकी रीज़न ये है कि 12 हॉलीडेज हो जाती हैं यूएस पाकिस्तान की, तो 12 हमने ये रखी हुई है और 12 ये वाली रखी हुई, टोटल 24 होगी, एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम वीकेंड्स। क्रिकेट को भी काउंट करवाना। अच्छा, हैंडबुक पॉलिसी, आईटी के रिसोर्सेज की मैनेजमेंट कैसे करनी है, प्रोबेशन का क्या रूल होगा, 3 महीने की है और ख़त्म तब होगी प्रोबेशन जब हम आपको कहेंगे कि हाँ हम आपसे सेटिस्फाइड हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो हम आपकी प्रोबेशन एक्सटेंड कर देंगे। ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं, कि आपका डेटा, आपकी फाइनेंशियल्स, आपकी सारी चीज़ें, सेक्सुअल हरासमेंट, पॉलिटिक्स, ड्रग्स, वेपन, ये सारी की सारी चीज़ें आपके, जिसमें आप अपने आप को सिक्योर करोगे एज ए ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई आपको कोई एम्प्लॉय वायलेट करता है, उसका तरीका क्या होगा कि पहले आपको वर्बल वार्निंग मिलेगी, फिर आपको रिटन वार्निंग मिलेगी, फिर आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। अ, आते हुए आपको अपनी CNIC लगानी पड़ेंगी, डिग्रीज की कॉपीज़ लगानी पड़ेंगी, सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ेंगे, सैलरी स्लिप्स आप हमें शो करेंगे पुरानी, जो कहते हैं कि यार मेरी तो इतनी पे है ऑनबोर्डिंग ऑनबोर्डिंग पे। सारा ओवर का टाइम है, सारी पॉलिसीज में। It's actually a mixture of
7 ऑर्गेनाइजेशन have worked, जिसमें टेलेनॉर, ओवेक्स, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, और ओवेक्स टेक्नोलॉजीज। तो नाम जो वो भी किसी ने आउटरीच उसको किया हुआ था, देखा था तुमने? ओवेक्स का प्रेसिडेंट था, उसने आउटरीच किया हुआ कि मास्टर क्लास पे आए आप मेरी में। उसने आगे से मैसेज किया, उसने आगे से मुझे मैसेज किया, हामिद अगर आप मुझे 1 लाख रुपए देते हैं, और अगर आप 1 लाख अफोर्ड कर सकते हैं और मुझे 5 स्टार में ठहराएंगे, तो मैं फिर आऊँगा। तो मैंने उसको जवाब दिलवाया कि आपका 1 लाख जो है वो मेरी 10% ऑफ माई बिजनेस क्लास टिकट है, मैंने लिख दिया। सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ अफोर्डेबिलिटी, आप अफोर्डेबिलिटी की बात ना करें, लेकिन हमारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो वैसे ही आके हमें सपोर्ट करते हैं इस तरह के इवेंट्स को, इसलिए हम आपको बुला रहे हैं। तो नीचे टीम बैठ के उसने आउटरीच किया था। मैंने तो खुला दिया हुआ है ना, हम लोग तकरीबन 200 बंदों को रोज आउटरीच करते हैं, मेरे लिंक्डइन से 30,000 बंदा। तो मैं, मतलब एड्स भी चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन मुझे लिंक्डइन से आती है। 200 पीपल गेट्स आउटरीच डेली, उसमें से 50 लोग हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। अब मेरी टीम को तो नहीं पता, कौन है? ठीक है। कभी कभी वो ये ना हो जाए चिश्ती को कह रहे हो, मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा। फाइन, ठीक है। जय चिश्ती ने मेरी सलाम दुआ होगी। अच्छा तो बंदा बात है मैं कौन? यार जिसके टीआरजी ना आपका जो एफिनिटी और टीआरजी उसका सी आइबेक्स नहीं, आइबेक्स का नाम सुना? जो हम जब छोटे होते थे ना, बच्चे बच्चे बच्चे, उस टाइम वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वही थी, कॉल सेंटर में। ये दोनों ये दो ही थे और कंपैरेटिव से बहुत बड़े बहुत बड़े DRG यार, बहुत हमारी बड़े। यूनिवर्सिटी में भी आए थे ऑफर करने के लिए, सबसे ज्यादा सैलरी दे रहे थे। सो क्वेश्चंस मुझे बता दें, कोई कंसर्न्स आपको लग रहा है कि नहीं यार ऐसे तो नहीं होगा, वो भी बता दें।